एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ मैं आप सभी के सामने आज नए राजा और उनके राज, जो क्लास 7 का चैप्टर है 2, हिस्ट्री का ये चैप्टर है। आज मैं आप सभी को क्लास 7 के चैप्टर 2 जो इतिहास का है उसके बारे में पूरी डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। इस चैप्टर का नाम है नए राजा और उनके राज। आज इसके सभी एक्सप्लेनेशन पॉइंट जो उन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करके पूरे चैप्टर के नोट्स के बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट कहता है नए राजवंशों का उदय। देखिए, इस चैप्टर का सबसे पहला जो पॉइंट है वही है नए राजाओं के राजवंशों के उदय के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 7वीं शताब्दी के बाद कोई राजवंशों का उदय नहीं हुआ। जो 7th सेंचुरी था उसके बाद किसी भी राजा और नए राजवंश का उदय यहाँ पे नहीं हुआ है। उपमहाद्वीपों के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। ये सब इसका सेकेंड पॉइंट है। इसके अलावा है अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने अपने महासामंत महामांडलेश्वर पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे वो आपको समझाता हूँ मैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि 7वीं शताब्दी के बाद कोई भी राजा राजवंश नहीं आया। उपमहाद्वीपों के विभिन्न भागों में भूस्वामी और योद्धा सरदार, मतलब कि जो आपने सिनेमा वगैरह में देखा होगा कि सरदारों की उत्पत्ति, ये हमारे ग्रुप के सरदार हैं, ऐसे सरदार आ चुके थे। और अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने के लिए सामंत अपने अपने महासामंत महामांडलेश्वर जैसे लोगों को बना लेते थे। 8वीं सदी के आरंभ में दक्कन में राजपूत चाकुल्यों के अधीन थे। ये कुछ थे नए राजवंशों के उदय के बारे में विस्तार से जानकारी। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा इसी में है नए राजवंशों के उदय के बारे में ही, कि 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी को परास्त कर राजपूत राजवंश का स्थापित कर लिया। मतलब जिसके अधीन वो रहता था, जो उसके स्वामी थे, उसी को वो हरा के उसके सारे राज्य पे अपना कब्जा कर लिया था। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान, सोने का गर्भ, यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न कराया जाता था। जो पंडित लोग होते हैं ना, उनके मदद से ये अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ संपन्न कराया जाता था, जिसके याजक जन्म से क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय रूप में दोबारा क्षत्रिय प्राप्त। मतलब इस पूजा में क्या होता था कि जो क्षत्रिय नहीं होते थे, जो जन्म से क्षत्रिय नहीं होते थे, इस पूजा के बाद उन्हें क्षत्रिय होने का अधिकार प्राप्त हो जाता था। अगला पॉइंट है इसका कदम्ब, मयूर शर्मान और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। ये कौन थे? ये ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज सफलतापूर्वक स्थापित किया। देखिए, पहले के समय आप लोगों ने सुना होगा कि जितने भी राजा हुआ करते थे वो क्षत्रिय हुआ करते थे। क्षत्रिय ही राजपूत मतलब जो होते हैं वही राज करते थे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि राजपूत न होने के बाद भी यहाँ पे जो कदम, मयूर नरमन है, गुर्जर प्रतिहार है, हरिश्चंद्र है, ये सब क्या थे? ये सब ब्राह्मण थे, पंडित थे। इसके बावजूद भी इन्होंने शस्त्र को अपनाया और कर्नाटक और राजस्थान में इन्होंने अपने राजवंश को सही तरीके से सुचारू रूप से चालू रखा। नेक्स्ट है राज्यों में प्रशासन, जो सरकारें थी। तो नए राजाओं और महाधिराज, राजाओं के राजा मतलब त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों के स्वामी और इसी तरह के अन्य उपाधियां उस समय धारण थी। अगर आप पुराने सीरियलों को देखेंगे तो आपको ऐसी चीज़ें वहाँ पे सुनने को मिल जाएगी। सामंत, किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों की सत्ता में साझेदारी होती थी। किसानों, पशुपालकों, कारीगरों और व्यापारियों के लगान के रूप में राजस्व की वसूली, जो टैक्स होता है, जो आप लोग आज भी टैक्स गवर्नमेंट को भरते हैं, ये टैक्स उस समय के राजा को मिलता था। वहीं पे बात करें अगर तमिलनाडु के चोल राजवंशों के अभिलेख 400 से ज़्यादा करों की चर्चा करते हैं, जिनमें बेट्टी, जबरन कर और कदबाई भू राजस्व का प्रमुख था। मतलब उस समय के जो राजा हुआ करते थे वो जबरन कर भी लिया करते थे, मतलब ज़बरदस्ती राजाओं से, प्रजाओं से राजा जो थे वो कर लिया करते थे। अगला पॉइंट है प्रास्तियाँ और भूमि अनुदान। अनुदान का मतलब होता है दान देना। तो प्रास्तियाँ ब्राह्मणों द्वारा राजाओं की प्रशंसा में रची जाती थी। अब जैसे चाटुकार जो थे, मतलब कि चाटुकार भी कह सकते हैं, पंडित ने पूरे दिन राजा के अच्छे हो या बुरे हो उनकी प्रशंसा करते रहना। ऐसे में उन्हें राजाओं से भूमि दान में मिलता था। ग्वालियर मध्य प्रदेश से प्रतिहार नरेश नागभट्ट की प्रशस्ति संस्कृत में मिली है। ग्वालियर से ना प्रतिहार, तो उनका ना वहाँ पे कुछ लिखित दस्तावेज मिला है, जिससे यह पता चलता है कि उस समय ये जो नागभट्ट थे उनकी संस्कृत में तारीफें होती थी। राजा प्रायः ब्राह्मणों की भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि राजा थे वो ब्राह्मणों को भूमि दान में दिया करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलेखित होते थे। 12वीं शताब्दी में कलहन द्वारा संस्कृत काव्य रजत रजंगी की रचना के, जिसमें कश्मीर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास में दर्ज है।
ये जैसे भी जितने भी अभिलेख मिलते हैं उसमें यह पता चलता है कि उस समय के जो राजा हुआ करते थे उन्हें अपनी प्रशंसा सुनने में बहुत अच्छा लगता था। वो अपने खुद की प्रशंसा सुनने के बाद ब्राह्मणों को या फिर जो उनकी प्रशंसा किया करता था उसे जमीन भूमि दान में दे दिया करते थे। आइए इसके हम अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि धन के लिए युद्ध, मतलब पैसे के लिए युद्ध के क्या कारण थे। तो देखिए, राजवंश का अधिकार क्षेत्र विशेष था। राजा दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास हमेशा करते थे। अब स्वाभाविक सी बात है, एक राजा दूसरे राजा पर हमेशा नियंत्रण करने की कोशिश करते थे, जिसमें गंगा घाटी में कन्नौज पर अधिकार संघर्ष प्रमुख था। देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज पर नियंत्रण हेतु गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत और पालों के बीच हुआ था। इन सभी के बीच में क्या हुआ था, लड़ाई हुई थी, जिसमें अफगानिस्तान ने गजनी का सुल्तान महमूद ने 997 से 1030 तक मध्य एशिया के भाग जैसे ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर शासन किया था। उसका निशाना जो था वो वहाँ के संपन्न मंदिर थे। हमारे मंदिरों को लूटने में इसका बहुत ज़्यादा हाथ है। उसने गुजरात के मंदिर पर कई बार आक्रमण किया। सुल्तान महमूद ने महाद्वीप पर लेखा जोखा लिखने का काम अल बरूनी को सौंपा था। उसने अल बरूनी अरबी में किताब अल हिंद लिखी थी। देखिए, सबसे पहली तो बात इस बात में समझने योग्य ये है कि उस समय का जो सुल्तान हुआ करता था गजनी का महमूद, उसने हमारे कई बार मंदिरों को लूटा है और जो संपन्न मंदिर थे, जो ज़्यादा अच्छे मंदिर थे, उन्हें लूटा और यहाँ से कई बार कितने हजार कुंटल सोना लेके वो यहाँ से भागा है। चौहान और चाहमन वंश, देखिए चाहमन जो वंश थे वो बाद में जाकर चौहान के रूप में जाने लगे। ये दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिमी और पूर्व की ओर अपने शासन के विस्तार के लिए गुजरात से चाकुल्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहलवारों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय, जो 1168 से 1192 तक था। नाम सुना होगा आपने पृथ्वीराज चौहान का, जिन्होंने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया। दूसरे ही साल 1192 में उनके हाथों हार भी गया था। तो ये था चौहान और चाहमन वंश के बीच अंतर। बात का शुरुआत में ये चाहमनी वंश थे जो बाद में जाके चौहान बन गए थे। अब बात करते हैं चोल राजवंश की। कावेरी डेल्टा में मुल्तिमल नाम की प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महानत थे। अब ये बातें हैं कि जो राजराज प्रथम 1985 में राजा बना था, उसने सबसे शक्तिशाली चोल राजवंश को माना था। चोल राजवंश जो थे, इन्होंने भी भारत में कई सालों तक शासन किया था, जिसमें राजेंद्र प्रथम जो थे वो राजराज के पुत्र थे, जिन्होंने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया और इन अभियानों को उन्होंने एक जल सेना भी बनाई थी। देखिए, अब सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि ये हमारे जो इतिहास है वो इतिहास में लंबे समय तक लंबा युद्ध चला है। जैसे कि वो पृथ्वीराज चौहान हो, चोल वंश हो या फिर मुगल शासक हो। मुगल शासकों ने भी हमारे देशों में लंबे समय तक शासन किया और उन्होंने कई प्रकार से हमारे ऊपर अत्याचार किया है। और जैसा कि पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि वो हमारे जो प्रसिद्ध मंदिर थे उन सबको कई बार लूटा है। हमारे देश को सोने की चिड़िया ऐसी नहीं कही जाती थी। हमारे देश में बहुत संपदा थी जिन्हें लूट कर ये सब अपने अपने खजाने भरते थे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला और चोलकाली। राज और राजेंद्र प्रथम ने तंजावुर, गंगकोंड, चोलपुरम में बड़े अनेक मंदिर बनवाए। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का ही केंद्र ही था, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी केंद्र था। मतलब ऐसा माना जाता है कि उस समय ये सारी चीज़ें जो थी वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी केंद्र बना रहा। मंदिर के आसपास पुरोहित, मालगार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तकी इत्यादि की बस्तियां रहती थी। मंदिर शिल्प केंद्र के रूप में उभरे थे। उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं चोल काल की विशेषता थी। ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं के, कुछ भक्तों की भी थी। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे भव्य मंदिर के बारे में। अब उसी के साथ साथ यहाँ पे कृषि, सिंचाई और चोल काल के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी से मिलने वाली पहली शाखाओं में बढ़ जाती है, जो जल निष्पेक्षण द्वारा उपजाऊ भूमि को सींचती है। इन शाखाओं पर तटबंध बनाकर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। कुएं और सरोवर की भी सिंचाई के ये प्रमुख साधन हुआ करते थे। तमिलनाडु के आसपास कृषि काफ़ी विकसित थी। तो ये था कृषि और चोल वंश के समय में सिंचाई के क्या प्रबंध थे इसके लिए। ये इम्पोर्टेंट भी है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट में आता है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आइए हम इसके अगले स्लाइड के बारे में पढ़ते हैं। चोल साम्राज्य का प्रशासन क्या था। उड़ किसानों की बस्तियां मौजूद थी।
नाडु गांव का समूह था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने के लिए कर वसूलने का कार्य भी करते थे, मतलब टैक्स वसूलने का काम भी करते थे। इसके बाद तमिलनाडु में चंगलपुर जिले के जो अभिलेख ब्राह्मणों की सभा के संगठन के रूप में उसमें प्रमाणित वर्णन करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुछ समय पहले तक जो राजा हुआ करते थे उन्हें अपने प्रशंसा सुनने की बहुत इच्छा होती थी। वो अपनी प्रशंसा सुनते थे और ब्राह्मणों को जमीन वगैरह दान में देते थे, और ये जमीन जो था उस समय के अभिलेखों पे लिखा जाता था। तो देखिए, सभा में कई समितियां होती थी। जो उस समय की सभा थी उसमें कई समितियां होती थी जिनके दायित्व में सिंचाई का कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर इत्यादि की देखरेख हुआ करती थी। समिति के सदस्य का चुनाव लॉटरी से किया जाता था, मतलब लॉटरी के सिस्टम से उनका चुनाव किया जाता था। चोल अभिलेखों में भूमि के परिकार को देखते हैं। विल्लनवाय गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को भूमि मिलता था। ब्राह्मदेव मतलब ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। सलभोग क्या था? किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि थी। देवदान क्या था? मंदिरों में उपहार दी गई भूमि थी। पल्ली चंचनम क्या था? जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिसका मतलब ये था। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, ये 1 नंबर में आपका आ सकता है क्वेश्चन। ये भी आपको VVI ही लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट में आपको आता है ये। नेक्स्ट है अन्यत्र तांग वंश चीन। देखिए 7वीं से 10वीं सदी तक ये वंश चला था जो चीन से था। राजधानी सियोन, जहाँ दुनिया के तुर्को, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य में नौकरशाही परीक्षा के माध्यम से नियुक्त होती थी, मतलब जिनके पास कैपेसिटी होती थी, जो उस लायक होते थे, उन्हें इसमें भर्ती किया जाता था एग्जाम के थ्रू इन्हें इसमें भर्ती किया जाता था। उसके बाद अधिकारियों की चयन के लिए यह व्यवस्था 1911 तक कायम रही। अब देखिए, ये जो एग्जाम के तहत ये लोग एग्जाम लेते थे और इसके बाद जो चयन करते थे, ये 1991 तक, यहाँ पे 1911 तक यहाँ पे चालू रहा, 1911 तक। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक भी समाप्त होता है। देखिए, इस चैप्टर के आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिकों को मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा भी यदि कोई महत्वपूर्ण टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि यह वीडियो आपको यदि पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।